मेरा नाम रवि है। घर में मैं सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मेरे और मेरी बड़ी बहन के झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए बैठती तो मैं कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांट देते। उस समय उन्हें जो डांट पड़वाने में मुझे मज़ा आता वो ही आज मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही समय बाद वो इस घर से चली जाने वाली थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सूना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत। दिन कब निकल गए कुछ पता ना चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। पूरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपने काम में बहुत व्यस्त थे। आखिर शादी का दिन आ गया। बारात भी आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बड़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी बहुत खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उसे सुंदर ही जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी थी जो सभी भाइयों के मन में होती है कि सुंदरता उतना मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसलिए यही उपेक्षा मैं अपने जीजू से कर रहा था कि वो मेरी दीदी को कभी भी दुखी ना करेंगे। तभी पापा आकर मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए कहते कि रवि, यही खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का वेलकम करो जाकर। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों को हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर वो भी क्यों ना हो, जब घर से बेटी विदा होती तो हर किसी को रोना आता। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन आ खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की। अब सभी मेहमान भी चले गए और सामान वगैरह समेट कर सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भागदौड़ ने सबको थका दिया। कुछ दिन ऐसे ही निकले। आज दीदी और जीजू घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में पकवान बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दामाद घर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी आभक्त की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आ गई, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर आई थी तो सब देखने के लिए आई थी वो कैसी लग रही है। साथ ही ससुराल के बारे में पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल और जीजा जी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है, तेरे जीजू भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मुझे बहुत संतुष्टि हुई और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दिया। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी। अब उनको ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि उन्हें जैसा मैंने सोचा था वैसा ही घर मिल चुका था। खैर, कुछ देर बाद बातें करने के बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए, क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसलिए वह ज़्यादा देर तक रुक ना पाए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि हमारे दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है, उसमें मुझे जॉब लेटर आया है और अगर तुझे भी जॉब करनी है तो तुम अब उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे से अच्छे पैसे कमाने लगा। मुझे कमाता देख पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी ये बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी, क्यों रे छोटू, तू कब से इतना बड़ा हो गया कि कमाने भी लग गया? खैर, बहुत अच्छा हुआ कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, इसलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर ली है। ऐसे ही हम दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फ़ोन काट दिया और मैंने भी सोच लिया कि एक दिन दीदी और जीजू का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात नहीं करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने फ़ोन पापा को पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने रवि के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। मेरी बुआ सास की लड़की है। वो लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं,
इसलिए मैंने रवि के बारे में उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता कराने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए वह कल ही रवि को देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे कि बेटा, लड़की की जांच पड़ताल ना तूने, क्या हमारे खानदान के जैसे ही मेल खाने वाली है? तब मेरी दीदी कहने लगी, हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कार भी अच्छे हैं। तभी माँ पापा भी बहुत खुश हो गए कि अब हमारे घर भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वो लौटने वाली थी। पापा फ़ोन रखते हुए मुझे कहने लगे, कल तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, इसलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ़ सफाई करने लगी और पापा भी बाज़ार चले गए क्योंकि कल सुबह वो जल्दी आने वाले थे, इसलिए पापा अभी से सारा सामान लाकर रखने वाले थे। दूसरे दिन वो लोग मुझे देखने के लिए आ गए और उनको हमारा घर बहुत पसंद आया और इसी तरह से हमारा रिश्ता भी पक्का हो गया। लड़की का नाम स्नेहा था। मैं और स्नेहा एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी स्नेहा भाने लगी और स्नेहा को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी की तारीख पक्की हुई और मेरी और स्नेहा की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे? वो आज तक कभी अकेली नहीं आई, हमेशा ही जीजू के साथ आई थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट सी हो गई। फिर पापा उन्हें देखकर अंदर ले गए और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे? पहले फ़ोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो, खैर है ना सब कुछ? तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, पापा मुझे वहाँ नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरीके की बातें करे तो कौन भला घर में खुश होता है। मैं भी बहुत घबरा गया। तभी पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी दीदी कहने लगी, वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात काटते हुए कहा कि आप तो बोल रहे थे कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, जीजू भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी दीदी कहने लगी कि उस टाइम सब अच्छा था, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर तो मुझे खाए नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या करूं? इसलिए मैं थक हार कर यहाँ पर आ गई। माँ जल्दी से रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तब स्नेहा ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी मेरी दीदी बोली कि जो लोग ऊपर से जैसे दिखाई देते हैं वैसे अक्सर अंदर से नहीं होते। अगर तुमको विश्वास ना हो रहा हो तो उनको फ़ोन करके पूछ सकती हो, और भला अपना घर उजाड़ कर कौन खुश होता है? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसे तैसे अपना घर बसाऊं, लेकिन मैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो मुझे आना ही पड़ा। अब तो हम सब लोग मायूस हो चुके थे। अच्छी खेलती हमारी ज़िंदगी में ये कैसा तूफ़ान आ गया। खैर कुछ देर बाद पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरे जीजू के पास फ़ोन किया और कहा कि क्या बात हो गई दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? तभी उन्होंने कहा, जी नहीं, वह सब आप अपनी बेटी से पूछिए, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब तो हम लोग और भी परेशान हो गए कि कोई और बड़ी बात तो नहीं हो गई जिसका कोई सॉल्यूशन भी ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बात पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बस रोए जा रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना। दीदी की टेंशन के साथ साथ स्नेहा की भी फिक्र होने लगी, क्योंकि वह दीदी के ससुराल वालों से थी। मुझे पूरा डर लग रहा था कहीं स्नेहा को भी वह लोग यहाँ से ना लेकर चले जाए। मैंने स्नेहा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि स्नेहा, जरा तुम अपने माता पिता से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बात हो गई है जिससे दीदी इतनी परेशान होकर यहाँ आ गई। अगर दीदी की गलती हुई तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर स्नेहा ने अपने माता पिता को कॉल किया। उनके माता पिता ने कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या बात हो गई, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया कि उन लोगों से पूछने का, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। इतना बोला कि उसकी ही गलती है। अब तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खैर हम लोगों ने दीदी को घर पर रहने दिया और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज आया। जीजू का भी कोई कॉल ना आया। उन्होंने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ लिया। अब तलाक तक पहुंच चुकी थी बात।
एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोगों को एकदम से झटका लगा कि तलाक, इतनी छोटी छोटी लड़ाई पर कौन तलाक लेता है। अगर कोई बात हो गई है तो पहले बैठकर समझाएंगे, अगर फिर भी ना बात बने तो तलाक तक बात जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा, उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है, आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि उन लोगों का नहीं, यह फैसला मेरा और अनिल का है। खैर दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजू भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि बसा बसाया घर उजड़ चुका था। आज किसी ने घर पर खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वजह से दुखी मत हो, मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई बात नहीं बनी तो मैंने तलाक दे दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश से रहे। तभी माँ ने दीदी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमने तो हमेशा ही तुम्हारी खुशी चाही थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं थी तो ये तुम्हारा फैसला है। खैर हम लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया, अब तो हम पहले जैसे होने लगे। खैर दुख तो होता है कि दीदी घर पर बैठी है, लेकिन फिर आखिर कहते भी क्या। पापा ने भी बोल दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक खुशी की बात यह थी कि स्नेहा के परिवार वालों ने कोई मसला नहीं किया। उन लोगों ने स्नेहा को ले जाने की कोई बात नहीं की। खैर जैसे तैसे काफ़ी दिन निकल गए। अब दीदी का तलाक हुए 1 साल पूरा हो चुका था। 2 दिन बाद हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तभी दीदी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहाँ आई और हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, सब खैर खबर है ना। तभी दीदी ने कहा सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे ही स्नेहा ने दीदी को हाथ लगाकर देखा तो कहा कि दीदी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। हम लोग घबरा गए। हमने कहा चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी दीदी ने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीदी ने कुछ दवाई ले ली लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीदी को चक्कर आने शुरू हो गए। हम लोग दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए, वहाँ जाकर रिपोर्ट वगैरह करवाई। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट थी। दीदी का तलाक हुए तो 1 साल हो चुका था। 1 साल से वह हमारे घर में ही रहती थी, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। सब लोगों को बहुत अचंभा हुआ। हम दीदी से पूछते कि आखिर बात क्या है, तो दीदी बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली जाती। हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की लेकिन दीदी ने हर बार यही प्रतिक्रिया दी। एक दिन मैंने सब कुछ जानने के लिए दीदी के कमरे में छुप कर बैठने का प्लान बनाया और दूसरे दिन रात को उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। यह बात मैंने स्नेहा को भी बताई थी। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और उसमें से जीजू को अंदर ले आई। मैं जीजू को देखकर चौंक गया कि इन लोगों का तो तलाक हो चुका था, लेकिन फिर यह सब कैसे। तभी दीदी जीजू के पास आई और उन्हें गले से लगा लिया। अब तो मुझे रुका ना गया और मैं बाहर निकल आया। मुझे देखकर वो दोनों घबरा से गए। मैंने पूछा ये सब क्या चल रहा है, आप लोगों को अगर साथ में रहना था तो ये छुप छुप कर रहने की क्या ज़रूरत है, आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। तभी दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, पहले तुम शांत हो जाओ। फिर मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर सब लोग आ चुके थे। वैसे माँ पापा भी दीदी से नाराज़ थे क्योंकि उन लोगों को जब से दीदी के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली तब से दीदी के साथ उन्होंने बातचीत बंद कर रखी थी, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसे ही लग रहा था कि दीदी ने कुछ गलत किया है, इसी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब वह दीदी से नफरत करने लगे थे। लेकिन जब वो कमरे में आए और जीजू को वहाँ देखा तो कहा कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी दीदी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी कहने लगी दरअसल मेरे सास ससुर मेरे को बहुत तंग करते थे, इसमें अनिल का कोई कसूर नहीं था। आखिर वह करते भी तो क्या करते। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे सास ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वह सुधर जाएं। हम लोग प्लान मुताबिक ही करने लगे और अनिल रोज़ मुझसे मिलने रोज़ रात को आते थे। तभी पापा ने कहा कि ये बात तुम हम लोगों को बता सकती थी, हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तब दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह बात उन तक पहुंच जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे इस प्लान पर पानी फिर जाए। हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बहू को ऐसे तंग करना क्या होता है।
जब उन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी तो वह तुरंत सुधर जाएंगे। दीदी कहने लगी कि अनिल ना मेरी तरफदारी कर सकते थे और ना मेरे सास ससुर की, इसलिए इस नाटक के द्वारा सब सही करने का सोचा। हम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका था। माँ पापा को भी एहसास हो गया कि वह दीदी को गलत समझ रहे थे और मेरी भी सारी गलतफहमी दूर हो गई। हम सब लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था, बल्कि ये दोनों तो अपने घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों को एक साथ देखकर, उन दोनों का एक साथ प्यार देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। ये सब देखकर मैंने स्नेहा ने भी एक दूसरे से वादा किया कि कभी कोई दिक्कत आए तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा ही प्यार से रहेंगे। दीदी के इस नाटक से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली थी कि रिश्ता ख़त्म करने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास किया जाए तो हल निकल ही आता है। शांति से किया गया काम हमेशा गुस्से पर भारी पड़ता है और टूटते रिश्ते को बचा लेता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।